हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुई लाठीचार्ज को लेकर कानपुर में भी गुस्सा फूट पड़ा है। कानपुर में वकीलों ने डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और वकीलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है और सरकार से माफी की मांग की है। मामला लखनऊ में कुछ दिन पहले अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज से जुड़ा है। इसी विरोध के तहत आज कानपुर कचहरी से सैकड़ों अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए और बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला है और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान वकीलों ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद और सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, जो कि निंदनीय है। वकीलों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और सरकार से सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। करके उनके चैम्बर्स को गिराया गया, उनके कीमती निंदनीय है, शर्मनाक है। वो आगे नहीं आएगी, लेकिन शासन और प्रशासन जानबूझकर हमारे वक्ताओं के साथ बुरा रवैया अख्तियार करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों में समय समय पर यह निर्धारित किया गया किसी पर जो भी अवैध कब्जा है वो सब हटाया जाए, सो वोटो हटाया जाए और ग्राम समाज की जमीनों कल लखनऊ में हमारे अधिवक्ता साथियों के चैम्बर बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़े गए। इससे सब पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समाज में आक्रोश है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता साथी वहां पर उनके तमाम कीमती लैपटॉप, तमाम बहुमूल्य पत्रावलियां, कुछ क्लाइंट्स के स्टाम्प पेपर्स, वो सारे उनके बस्तों में मौजूद रहते हैं और बिना किसी सूचना के बुलडोजर लगा करके जो तोड़ा गया, उससे हमारे अधिवक्ताओं को अपूरणीय क्षति हुई। एक तो उनकी रोजी रोटी के साधन छीने गए, दूसरा उनके ऊपर भयंकर भीषण लाठीचार्ज किया गया है, जिससे हम सभी लोग आक्रोशित हैं और शासन से यह मांग करने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री महोदय से, जिलाधिकारी के माध्यम से, कि हम सभी अधिवक्ताओं का समय समय पर संख्याओं की गणना करके अगर सभी जनपदों में चैम्बरों के निर्माण होते रहे तो कोई भी किसी अधिवक्ता को शौक नहीं है कि तपती धूप में 50 डिग्री सेल्सियस में सड़क पर बैठ करके वकालत करे और आम अधिवक्ता को न्याय दे। बजाय हम लोगों के पुरस्कृत करने के, हमको दंडित करने का जो कार्य प्रशासन ने, जो शासन ने किया है, उसकी अधिवक्ता समाज घोर निंदा करता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैं चेतावनी देता हूं सरकार को भी और प्रशासन को भी कि जिन अधिवक्ताओं के चैम्बर टूटे, उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी आर्थिक भरपाई की जाए और जिनको चैम्बर से चैम्बर विहीन किया गया है उनके लिए नवीन चैम्बर बना करके उनको वहां स्थापित किया जाए, उनको रोजी रोटी का साधन पूरा मुहैया कराया जाए, वरना आने वाला समय बहुत नजदीक 2027 का इसका करने के लिए हमारी कमिश्नर और ज्वाइंट सीपी ने टीम को बड़ी सफलता मिली है। नौबस्ता पुलिस ने एक अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। फिर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। नौबस्ता थाना क्षेत्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर वाहन चोरों को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक ऑटो मिस्त्री भी शामिल है, जो चोरी की गाड़ियों के इंजन पार्ट्स बदलने का काम करता था। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 13 बाइक और स्कूटी बरामद की है। अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ये गैंग कानपुर के अलावा आसपास के जिलों में भी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गैंग का तरीका था कि दिन में रेकी कर रात में गाड़ियां उड़ा देते थे। अब सभी लोगों ने मिलकर गुड वर्क किया है, जिसमें हम लोगों ने कुल मिला के 13 चोरी के वाहन जो है बरामद किए हैं और इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम सलीम, दूसरे का नाम सोनू और तीसरे का नाम वाजिद है। कुल मिला के 13 मोटरसाइकिलें और स्कूटी जिसमें इंक्लूडेड है उनको बरामदगी हुई है और 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें से जो कुल वाहन 13 बरामद हुए उनमें से 8 वाहन हमारे विभिन्न जो थानों में FIR लिखी हुई है, ये एक वहाँ पे उससे कनेक्ट हुआ है और ये एक जो गैंग है ये मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी करता था। एक अंतर जनपदीय गैंग हम लोगों ने इस प्रकरण में उसको वर्कआउट किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए अभी फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उनकी पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आते हैं और कोई नाम निकल के आते हैं उनका भी आगे हम लोग वर्कआउट करेंगे, उनकी गिरफ्तारी। किस तरह की वारदात को अंजाम देते थे? देखिए इन लोगों का ये था कि इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हुए हैं उनमें से एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी करता था, दूसरा व्यक्ति एक मिस्त्री है जिसके माध्यम से, फिर जो तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है वाजिद सोनू,
तो सोनू जो है बेसिकली कबाड़ी है, तो ये चोरी की हुई मोटरसाइकिलों को फिर काट कर और उससे फिर पार्ट्स वगैरह निकाल कर और कुछ मोटरसाइकिलों को अवैध रूप से वो फिर बेच देते थे। देखिए, इन लोगों का पुराना इतिहास है। इनमें से जो 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, जो सलीम है और दूसरा सोनू है, इन लोगों पर कुल मिला के लगभग 15 मुकदमे दोनों पर मिलाकर पूर्व में लिखे गए हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां बंद खदान में भरे पानी में कपड़े उतार कर व्यक्ति ने अचानक लगाई है छलांग। व्यक्ति द्वारा छलांग लगाने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। शोरगुल की आवाज सुनकर मौके पर जुटी भारी भीड़। सूचना मिलते ही ओबरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए व्यक्ति को काफी समझाया। पुलिस के समझाने पर व्यक्ति खुद तैर कर पानी से बाहर आया है। व्यक्ति की पहचान हजारी यादव पुत्र स्वर्गीय हजारी यादव निवासी रेलवे बिल्ली स्टेशन के रूप में हुई है। हजारी यादव ने नशे की हालत में उठाया खौफनाक कदम या कोई और था मामला, पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र का पूरा मामला। खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय चंदौली जनपद में जीटी रोड चौड़ीकरण और साथ ही स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्रवाई सोमवार को फिर से तेज हो गई है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में स्टेशन के सामने बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। व्यापारियों को मिली मोहलत और साथ ही प्रशासन पिछले 7 दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। इस दौरान व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें स्वयं निर्माण हटाने के लिए मोहलत दी थी। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद सोमवार को प्रशासनिक टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। जेसीबी मशीन से स्टेशन के सामने बनी दुकानें और इमारतों के बाहर निकले हिस्सों को तोड़ा गया और साथ ही अभियान के तहत स्टेशन के सामने बनी बहुमंजिला इमारतों, दुकानों के अवैध हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा प्रथम तल को सुरक्षित रखते हुए नीचे के अतिरिक्त निर्माण को हटाया जा रहा है। साथ ही व्यापारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों को पूरी तरह हटाया जाएगा और साथ ही प्रशासन ने संकेत दिया है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। क्या कर रहा है, क्या निर्देश दिया जाएगा? सड़क चौड़ीकरण के दृष्टिगत यहाँ पे मौके पे इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाया जा रहा है और मौके पे मैं सीओ साहब, एसएचओ, हमारे एसडीएम साहब नगर पालिका के और एक्सीएल पीडब्ल्यूडी विद्युत विभाग के लोग मौजूद हैं और पूरी शांति व्यवस्था के साथ काम चल रहा है। जो इंक्रोचमेंट एरिया है उसको हम लोग हटाने के लिए व्यापारियों को सहमत कर रहे हैं। सर, कुछ बदलाव हुआ है यार? नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जितना भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। एक्सीएल पीडब्ल्यूडी साहब के मानकों में जो भी है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण पश्चिम वाले को कुछ मोहलत दिया गया कि इन लोग को तिरपन पर ही रोका जाएगा, जो कि इसके पहले आप लोग के द्वारा गया कि जो हमारे मानक हैं, जो प्रस्ताव पारित है उसी के हिसाब से निशान लगाया गया है, उसी पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कितने दिन अभियान चलेगा? देखते हैं 2 से 3 दिन में कार्य पूरा होने की संभावना। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी सोमवार को एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आई हैं। आपको बता दें, जिला विकास और साथ ही समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक खत्म होने के बाद सांसद ई ऑटो में बैठकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुई है और लोगों को ईंधन बचाने तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित दिशा समिति की बैठक करीब 2 घंटे तक चली है, जिसमें जिले में चल रही और लंबे समय से लंबित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद सांसद हेमा मालिनी भाजपा विधायक पूरन प्रकाश के साथ इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठी और साथ ही ई ऑटो विधायक पूरन प्रकाश द्वारा जनता के बीच जाने और साथ ही बैठकों में शामिल होने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ऑटो पर भाजपा का झंडा, हूटर और साथ ही विधायक के नाम की प्लेट भी लगी हुई है।
7 महीने के बाद हुई है, अभी देर हो गई है। इससे हमें पता चलता है कि मथुरा शहर में कितना प्रगति, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कितना आगे बढ़ रहा है। जो चीज़ पहले बोलता है सब हो गया कि नहीं, पता चलता है कि काफ़ी चीज़ होता है एंड कुछ चीज़ नहीं हुआ है और कुछ चीज़ प्रॉब्लम्स है, वो सब जानकारी नहीं है। मैडम किन किन मुद्दों पर बात हुई है? कई समस्याएं शहर की सामने आई हैं। शहर की कौन कौन सी समस्याएं सामने आई हैं? छठीगढ़ बहुत कंजेस्टेड हो गया ना एंट्रेंस पॉइंट में, बिकॉज फ्लाई ओवर भी है, इतनी सी सर्विस रोड है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। एंड दैट इज द मेन प्लेस, हमारा वृंदावन के एंट्री पॉइंट है, वो एकदम घटिया लगता है। मैं बहुत पिछले कितने सालों से बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ समस्याएं हैं क्योंकि गांव पीछे है, वो गांव वाले सारा पानी इधर रोड में डाल देता है, इतना गंदगी हो जाती है। उसके लिए समस्या के लिए हमने बात की है, हमारे गडकरी जी तक बात किया हुआ है, उसका जल्दी से समाधान हो जाएगा उसका। इसके अलावा इतना बड़ा अच्छा रोड आप भी आए थे, मथुरा बरेली रोड इतना सुंदर बना, उसके हम लोगों ने जाके फोटोग्राफी किया, तो बलदेव तक वहाँ तक जाता है उस तरफ, वेरी नाइस। बट अभी इस बार हम कुछ बलदेव में कहीं कुछ काम के लिए गए थे, तो देखा तो पूरा हाईवे में जो कंपाउंड बना हुआ उसको तोड़ के कॉलोनी कट गया है उधर, और रोड के ऊपर ही वाला घर वर दुकान सब लगाना शुरू कर दिया। इट इज वेरी डेंजरस हाईवे में फॉर स्पीड ट्रैवलिंग, जर्नी फास्ट जाने के लिए, और वहाँ पे ये लोग दिक्कत करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और मैंने बोला हाईवे अथॉरिटीज़ को इमीडिएट उसको रोक दिया जाए, क्योंकि सर्विस रोड होना चाहिए, उसके बाद उनको जो करना है वो करना चाहिए। रोड के ऊपर क्यों आना है? रोड के साथ साथ चिपकना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस चीज़ को कहीं पे भी देखेंगे तो आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए ताकि ये नहीं होना चाहिए। हम एकदम मेहनत से ये बरेली पीलीभीत वाला जो रोड है, बहुत मेहनत करके मैं 3-4 साल से पीछे पड़ के मैंने उसको करवाया है। 4,000 करोड़ का ये रोड बना है, और उसमें जैसा बन गया अच्छा सा तो सारा लोग इतना गड़बड़ करते हैं, तो खराब हो जाएगा, फायदा क्या? फिर एक्सीडेंट होएगा। ठीक है, आप हैं, आप जरा देखिए, ऐसा अगर कोई भी ऐसा रोड में करता है आपके एरिया में मैडम बिजली की समस्या को लेकर भी बातचीत हुई, बिजली की समस्या को लेकर बातचीत हुई है। बिजली समस्या वो बात हो गया, बहुत काफी सुधार कर रहे हैं। इन विभागों की प्रोग्रेस आपको अच्छी लगी? वैसे तो डिसाइड की जो मीटिंग हुई है आपकी 7 महीने सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बिंदुवार PWO, बिजली विभागों, रोड हो, सड़क हो, सभी बिंदुओं पर सभी जनप्रतिनिधियों को विचार देकर कहा कि जो काम हो गए हैं उनको उद्घाटन लोकार्पण कराइए, जो चल रहे हैं उनकी स्क्रूटनी करिए, मानकता रखिएगा, और जो अभी रह गए हैं उनको तुरंत कराएगा। पर्टिकुलरली देखिएगा, अभी सांसद जी के प्रयास से 4,000 करोड़ में आपका मथुरा बरेली नेशनल हाईवे बना। अब उसमें देखा कुछ लोगों ने उसकी बाउंड्री को तोड़कर इंक्रोचमेंट कर दिया बराबर, उसमें आने का भी वहाँ से जाएंगे, वाहन आएंगे, एक्सीडेंटों की दुर्घटना होगी। सांसद जी ने डायरेक्शन दिया है उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। व्यक्तिगत तौर पर सांसद जी ने मुझे भी निर्देश किया है कि बलदेव क्षेत्र में इस तरह का कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं मिलना चाहिए। मैं आश्वस्त करता हूँ अपने मीडिया बंधुओं को। ये बताया सांसद जी के कहने के बाद ही आप क्यों जाते हैं, जबकि आपका क्षेत्र है, आप लगातार वहाँ पर भ्रमणशील रहते हैं? ये विभाग है ना, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, और सांसद जी के प्रयासों से हम लोगों के सब जनप्रतिनिधि प्रयास से जी आपका नेशनल हाईवे पूरा सफल हुआ, इतना पैसा आया। अब जब कराया है कोई चीज़ आएगी, हम सभी जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हों, वही डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर हम चल रहे हैं। वो आपने सुबह दिखा भी था, मुझसे प्रश्न भी किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर सांसद जी ने भी वो जो है बैटरी वाली गाड़ी ली है। चलिए, दिशा का मीटिंग हो रहा है और हम लोग इसी में आए हैं और इसी से जा रहे हैं। क्या कहेंगे देशवासियों? वापस जा रहे हैं। मैसेज क्या रहेगा मैम?
सभी लोग कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करो, पेट्रोल वाला पेट्रोल बचाओ, डीजल पेट्रोल बचाओ। का अंदर रखा ना, बचाना चाहिए। मैडम सांसद इतना तो देश के लिए कर सकते हैं करेगा साहब, करेगा। मैडम ये सांसद तो ई रिक्शा में चल रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपने पूरे काफिले के साथ आ रहे हैं। उसमें संदेश जाएगा, वो भी संदेश करेंगे। जाएगा अभी तो शुरुआत हुई है, आप अभी से सबके ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता देखिए। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां उसका बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पकड़ी में तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। पटनी जगल निवासी 58 वर्षीय प्रभावती देवी पत्नी चंद्रभान को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और साथ ही मृतका मेडिकल कॉलेज पहुंच गई है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। क्या नाम है भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अर्जुन पासवान है, पटनी जंगल का रहने वाला हूँ। कैसे ये घटना? ये छोटी दादी थी और ड्यूटी करके आ रही थी, रास्ते में अज्ञात वाहन जो पिकअप था वो स्पीड में था, वही ठोक कर चला गया। कहाँ से ड्यूटी करके आ रही थी? पकड़ी चौराहा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है। और कहाँ पे दुर्घटना हुआ है? वही पास में ही हुआ है। जैसे निकली, गाड़ी का इंतजार कर रही थी, रोड क्रॉस के टाइम गाड़ी ने टक्कर मार दिया। अच्छा, तहरीर दे दिया है? हाँ, दे दिए तहरीर थाने पे। जौनपुर में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों में भरी प्राइवेट बस खाई में गिरी है, कंडक्टर की दर्दनाक मौत। जौनपुर जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, बदलापुर से प्रयागराज जा रही एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में पलटी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार सुनाई देने लगी है। बताया जा रहा है कि बस में कई यात्री सवार थे। हादसे में बस के कंडक्टर को मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रारंभिक आशंका तेज रफ्तार या चालक के नियंत्रण खोने की बताई जा रही है। दवा विक्रेता समिति सिद्धार्थनगर से 20 मई 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी व्यापार बंद समर्थन में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही समिति ने अवैध ई फार्मा संचालन, बड़े कॉरपोरेट द्वारा प्रोडक्टरी और साथ ही प्राइसिंग तथा केंद्र सरकार की अधिसूचना GSR 817E एवं GSR 220E का वापस लेने की मांग उठाई है। समिति का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी छूट की नीति से छोटे एवं मध्यम मेडिकल स्टोर संचालकों की आजीविका पर भारी संकट खड़ा हो रहा है। साथ ही बिना वैध चिकित्सीय पर्चे के दवाओं की बिक्री, एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग और साथ ही नकली दवाओं के बढ़ते खतरे से जन स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। दवा विक्रेता समिति ने जिलाधिकारी से मांग की है कि समर्थन में राज्य एवं केंद्र सरकार को अपनी संतुष्टि भेजने की भी अपील की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए दवा विक्रेता समिति सिद्धार्थनगर ने अध्यक्ष जमील सिद्दीकी ने बताया है कि विभिन्न मांगों को लेकर आज समिति के पदाधिकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे। क्या ज्ञापन देने आए? देखिए, दवा विक्रेता समिति सिद्धार्थनगर के सभी साथी, हर यूनिट के अध्यक्ष और पदाधिकारी पूरे जनपद से आए हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय को हमारी ये ICD केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में ऑल इंडिया लेवल पे बंदी हो रही है, जिसमें इन्वॉल्व हैं लोग। कुछ मांगों को लेकर के 20 तारीख का डेट तय है, उसी के परिपेक्ष में DM साहब को सूचना देने आए हुए थे और हमारी कुछ मांगे हैं उसी को लेकर। किस तरह की मांगे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ऑनलाइन जो नशे की दवाएं हैं, जो ज़रूरत की दवाएं हैं, वो ऑनलाइन इस वक्त बिक्री हो रही है, जिससे उसका दुरुपयोग हो रहा है और तमाम नौजवान उसमें जो है क्या नाम है संलिप्त हो रहे हैं। दूसरी, बगैर लाइसेंस के, बगैर फार्मासिस्ट के लाइसेंस नहीं जारी होता है और इसमें ऑनलाइन जो है दवाएं उसमें मिल रही, जिससे फार्मासिस्ट भी और बेरोजगारी भी इससे बढ़ेगी। उसकी रोक के लिए हम लोग आए हैं कि इस तरह की ना हो, जैसे लाइसेंस पे पर्चे के बगैर दवाएं नहीं मिलती है, उसी तरह से पर्चे के बगैर दवाएं ना मिले और जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही जारी किए जाते हैं,
तो वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही जारी किया जाए और मेडिकल स्टोरों से ही वो मिले। उसी के संबंध में एक मांग हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट इंटीग्रेशन का है, उसी पे हम लोग इसके लिए सूचना देने आए। जैसे आगामी 20 को आप लोग अपना मेडिकल स्टोर बंद हाँ, बंद रखेंगे, करके हम सांकेतिक जो है हमारी किसी अगर गवर्नमेंट भविष्य के में किसी उससे नहीं है, हमारी जेन्युइन मांग है और जो मंत्री जी से है, जो स्वास्थ्य विभाग देखते हैं कि इसको वो उस पर चिंतन करे और उस पर समाधान निकाले, जिससे भविष्य में। रुड़की के मंगलौर विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत से बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद भी सूना पड़ा है। आज तक उसमें कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ की तैनाती नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं से रखा जा रहा वंचित। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग आज तक सूनी पड़ी है, जबकि भगवानपुर चंदनपुर गाँव के जनसंख्या भी लगभग 10,000 के आसपास और साथ में दर्जनों गाँव की सटी हुई है। और साथ ही आपको बता दें वहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि काफी प्रयास करने के बाद भी कुछ हल नहीं निकला है। अब उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मुलाकात की जाएगी। और जब से यहाँ से डॉक्टर नहीं आया कतई भी, घास जम गई यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत में। यहाँ किसी ने देखा? ना जी, कोई नहीं देखा किसी ने। कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया अजीब तक के यहाँ। तो क्या मांग करते हैं? मांग तो ये जी बस चल जा अस्पताल, गरीब आदमी यहाँ से अपना दवाई दुई ले लगे। यही दवाई के लिए कहाँ जाते हैं फिलहाल? अभी तो धक्के खाने पड़ो, यहाँ से सकल को वहाँ जाना पड़ो जी, लंडरो या मंगलौर किराए से। गरीब आदमी हम भी, ऐसी बात नहीं है, या तो किराए से जाना पड़े या सकल से, किसी की मांग मूंग को। ये बिल्डिंग कब बनी थी और कब से पड़ी? 2016 में बनी थी जी। जब से ये ऐसी पड़ी खाली, कोई नहीं आया इसमें, ना तो कोई अधिकारी आया ना कोई विधायक आया, स्थानीय विधायक कोई नहीं आया, बस जो कि तू पड़ी ऐसे ही। मतलब ये जानना चाहेंगे अभी फिलहाल वर्तमान में जो गांव के निवासी हैं कहाँ जाते हैं दवाई लेने के लिए? लंडरो जाना पड़ो जी, वहाँ भी सिस्टम बंद पड़ा रहो और बंगलोर में भी इस तरह ही, कहीं भी कुछ सिस्टम नहीं है। तो अभी कहीं ना कहीं गाँव वालों को बहुत बड़ी समस्या है, दिक्कत बहुत ज़्यादा जी। क्या मांग करते हैं? ये जी भाई इसमें डॉक्टर बैठो, अपना काम चलाओ, सही सिस्टम बनाओ। नहीं पढ़ा है आज तक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर भाई, आप यहाँ पर इसे कवरेज करने के लिए आए। ये तो काफ़ी टाइम पहले बना हुआ है इसका, और ये क्या है, लगभग मुझे जहाँ तक याद है लगभग 10-12 साल हो गए होंगे इसको ऐसे ही बना हुआ पड़ा। पहले तो जब हम सितंबर 2022 में हम जब चुनाव जीते प्रधान का पद में ग्रहण किया, तो उस समय हमने भी उसको देखा था वहाँ जाकर। उस समय बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई थी उसकी, अभी भी बिल्डिंग बढ़िया ही उसकी, बाहर से थोड़ा बहुत वो उसमें होगा, नहीं तो बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है। तो उस समय इसमें क्या था कि ये किसी के हैंड ओवर ही नहीं था। फिर उसमें हमने भी बहुत कई बार हम CMO साहब से मिल गए, तत्कालीन उस समय जो CMO थे उनसे मिले, आग्रह किया, और 2-4 मतलब जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनसे भी हमने एक किसी को मतलब मिलवाया किसी ने। तो उस समय उन्होंने इसको हैंड ओवर तो उसका वर्चुअली इसका वो कर दिया था उद्घाटन, क्योंकि इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, तो वर्चुअली उद्घाटन करके वो हैंड ओवर उन्होंने CM साहब ने ले लिया था उसमें। उसके बाद इसमें क्योंकि उस समय यह था कि जो चौकीदार रहता था वो अब किसी के हैंड ओवर तो ये था नहीं, तो वहाँ लाइट की भी सुविधा नहीं थी। उसके बाद फिर CM साहब ने अपने हैंड ओवर लेकर उसको तत्कालीन जो CM थे उस समय शायद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको हैंड ओवर उन्होंने वो वर्चुअली उसका उद्घाटन करके उसको ले लिया था। और उसमें फिर लाइट लूट के मुझे लगा शायद वहाँ पर बिजली का वो जो कनेक्शन है वो ले लिया गया था, और उसमें तो लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये आश्वासन मिलता रहा। उसके बाद हम भी 1-2 बार फिर CM साहब के पास गए, क्योंकि उस समय एक उम्मीद जगी थी, कवरेज भी मीडिया ने उस समय बहुत अच्छा काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी मीडिया वाले आए उस समय करने के लिए, भाई क्यों नहीं चलता, क्या मसला। तो उसमें घास भी उस समय बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर मैंने वो सफाई भी वहाँ की करवाई थी, ताकि ये इसमें डॉक्टर लगी तो उम्मीद के डॉक्टर साहब अब आ जाएंगे। भाई पहले तो हैंड ओवर ही नहीं था, एक वीरान मतलब लावारिस मान सकते थे उसके, लावारिस बिल्डिंग खड़ी हुई है। लेकिन फिर जब लगा कि भाई अब ये तो हैंड ओवर हो गया है, तो ऐसा लगा कि अब शायद इसमें डॉक्टर आ जाएंगे। तो उसमें काफ़ी 2-4 महीने गुजरे, हम गए, मीडिया आई, फिर हमने ये बात करी। उस समय तो मीडिया वालों ने
मेरे सामने CMO साहब से फ़ोन पे भी बात करी थी। उन्होंने वक्त दिया था कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इसमें आ जाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन वही 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 2 साल लगभग हो गए। कोई डॉक्टर का तो इसमें भाई अता पता अभी तक तो है नहीं। प्रधान जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप भी गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अभी आप क्या मांग करते हैं? क्या दोबारा फिर से कोशिश करेंगे? क्योंकि हम लोग भी लगातार इसकी कवरेज करेंगे और लगातार इसकी आवाज़ उठाएंगे। मैं तो श्याम सुंदर भाई इसमें लगातार ही कोशिश कर रहा हूँ। जब भी इसमें मान लो मुझे CMO साहब से भी मिला था, तो अब आश्वासन नहीं मिलता है। बस कोशिश तो हमारी है, जब तक कोशिश तब नष्ट में भी छोटी, जब भी हैंड ओवर नहीं था तब भी बहुत कोशिश करी। अभी भी हम लगातार इसमें जहाँ तक भी होता है कोशिश करते ही रहते हैं। किसी जिसे भी मान लो पता लगता है उससे मिलना है, वहाँ से मिल सकता है। तो CMO साहब से तो ये है कि बस माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलना या स्वास्थ्य मंत्री साहब से मिलना रह रहा है। अब बस वहीं पे एक बार कोशिश करेंगे भाई जाके लास्ट स्टेज, क्योंकि जिला स्तर की तो सब कुछ करके देख ली, यहाँ से तो कोई अभी हल नहीं करना। अब तो ये है कि उम्मीद शायद जल्दी या तो भाई स्वास्थ्य मंत्री से मिला जाएगा या मुख्यमंत्री से मिला, तभी कुछ हो सकता है। जिस तरह से गांव की आबादी भी काफ़ी संख्या में है, आबादी को लेकर फिलहाल वर्तमान में कोई ऐसा यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल? उत्तराखंड के मैदानी और निचले इलाकों में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश की इस बढ़ते तापमान में अछूता नहीं है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही पारे को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है। ऋषिकेश के प्रतिष्ठित निर्मल आश्रम अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इस बढ़ती गर्मी के मौसम में डायरिया और साथ ही हाइड्रेशन जैसी बीमारियों के प्रति स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे दी है। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के कारण अस्पताल और साथ ही डायरिया, उल्टी, टाइफाइड, गंभीर हाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान शहर में भारी भीड़ और साथ ही जगह जगह गंदगी की समस्या बढ़ जाती है, जो बीमारियों को जन्म देती है। डॉक्टर अग्रवाल ने लोगों को सलाह दी है कि इस मौसम में जितना हो सके बाहर के खुले और असुरक्षित खाने से परहेज करें। स्थानीय निवासी और यात्री घर का बना या पूरी तरह से ताजा भोजन करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। हम लोग क्या देख रहे हैं हमारी OPD में आजकल, जैसे डायरिया है, वॉमिटिंग है, टाइफाइड है, डिहाइड्रेशन, इस तरह के पेशेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। और उसका कारण ये मौसम में बदलाव ही है। बेसिकली आप अपना जो शहर इस वक्त जो मई जून का जो महीना होता है, ये यात्रा का महीना भी कहलाता है, तो बहुत ज़्यादा रश, ओवर क्राउडिंग, गंदगी, आगे बारिशों में जल भराव, तो ये सारी समस्याएं बीमारियों को जन्म देती हैं। तो इन 1-2 महीने तो पहले हम लोग टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया, वॉमिटिंग से हम लोग 2-4 होते हैं, तो आजकल उसी को हम लोग देखना है, पेशेंट जो बढ़ गए हैं आजकल। मेरी एक ही सलाह रहती है कि भाई आप खाना कोशिश करें कि आप लोकल हैं, घर में खाएं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप इन 2 महीने बाहर खाना खाएं, क्योंकि बाहर ऑलरेडी इतना रश है। पानी साथ में रखें, हाइड्रेट करते रहें। हाइड्रेशन के लिए चाहे नॉर्मल पानी पिए, चाहे इलेक्ट्रोल का पाउडर पिए या कुछ भी लेते रहें। कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना खाएं और ताज़ा पानी पिए। देखने में आ रहा है कि दोपहर में ऐसा कौन सा पीक टाइम होता है जिसमें लोग बाहर घरों से निकलने में परहेज करें, क्योंकि वो ज़्यादा दिक्कत है? यार एक्चुअली यूजुअली तो 12 से 2-3 बजे तक का टाइम अपने शहर में पीक गर्मी का टाइम होता है। इस टाइम कोशिश करें कि लोग बहुत ज़रूरत तो अभी घर से बाहर निकलें, और निकलते हैं तो साथ में पानी की कुछ ना कुछ मात्रा साथ में लेके निकलें। कुछ फल फ्रूट ऐसे जो आदमी को देखो, जो फ्रूट्स हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, खरबूजा है, तरबूजा है, इस तरह के जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं, संतरा है, मौसमी है, इसका इस्तेमाल करें, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो क्या वो कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं? यूजुअली देखो, बेसिक प्रॉब्लम तो ये होती है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो अगर आप पानी आपके पास घर में सब जगह होता है, हाथ में आप उसको पी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग हो रही है, खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही, जहां जसपुर अग्रवाल सभा चुनाव प्रक्रिया के दूसरे दिन 5 पद सदस्यों के लिए करीब 1.5 दर्जन से अधिक नामांकन पत्रों की बिक्री की गई है। बिक्री के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जबकि कल भी नामांकन पत्रों को बिक्री व जमा भी कराए जाएंगे। आज दूसरे दिन अध्यक्ष पद पर निकेश चंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर गौरव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर नवीन अग्रवाल उर्फ छोटू एवं सौरभ अग्रवाल ने निकेश चंद्र अग्रवाल के निवास के एक साथ सामूहिक रूप से ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी ही धूमधाम से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मेन बाजार होते हुए अग्रवाल सभा भवन पहुंचे, जहां जनता ने समस्त प्रत्याशियों को फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जसपुर के प्रसिद्ध नामचीन व्यापारियों ने निकेश चंद्र अग्रवाल अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बिरादरी की एकजुटता पहली प्राथमिकता, बिरादरी उत्थान के लिए पहल से ही तत्पर रही हूँ।
अध्यक्ष पद रसपुर अग्रवाल सभा के लिए आवेदन कर रहा हूँ और इसमें मैं अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा, ये मैं पूर्ण विश्वास दिलवाता हूँ। सारे हैं उनको सबको हम फॉलो करेंगे हल्के हल्के करके और हर तरीके से समाज के साथ खड़े होंगे। हम लोग मीटिंग करेंगे और जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान करेंगे और उन सब लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे। ये अभी फिलहाल हमारे एक भाई हैं डॉक्टर आशु सिंह जी प्रत्याशी हैं और मेरे को लगता है कि हम सब लोग एक होकर ही कार्य करेंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें कोई चुनाव हो। अग्रवाल है, मैंने अग्रवाल सभा के महामंत्री पद के लिए नामांकन किया है। मेरी प्राथमिकता अपने अग्रवाल समाज को आगे ले जाने की है। हमारे समाज के जो लोग हमसे वंचित हैं उन्हें अपने साथ इकट्ठा करने की है और सबको एक साथ लेके चलने की है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हमारा अग्रवाल समाज जितना विकास हो सके हमारी टीम के साथ में उतना मेरी इच्छा हो मेरे समाज के लिए। सभा भवन रजिस्टर्ड का चुनाव के लिए मैंने कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। समाज से हम चाहते हैं कि सारे लोग एकजुट होकर रहें और हमारा जो समाज का दायरा है, जो हमारा वंचित समाज है, वो भी हम इसमें शामिल रखें। जैसे जैन समाज हो गया, वंचित समाज 10 से 20 से हम जो लोग जोड़ते हैं, जैन समाज हो गया, हम इसको जोड़ना चाहते हैं, हम अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में सोमवार को एक नर बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया बाघ की मौत प्राकृतिक कारणों से होने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार को नियमित गश्त के दौरान वन कर्मियों ने कालागढ़ रेंज के धारा बीच क्षेत्र में एक नर बाघ का शव देखा है। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। डॉक्टर साकेत बडोला के निर्देश पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूचना मिलने पर राहुल मिश्रा, पार्क वार्डन और साथ ही बिंदरपाल सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा भी मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो कालागढ़ रेंज है, वहाँ पर आज सुबह गश्त के दौरान हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक बाघ का शव वहाँ पर उनको मिला है। उसकी आगे जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके सैंपल्स जो होंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा और जो NTC ने प्रोटोकॉल बताया हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इन सैंपल्स को लैब्स में भेजा जाएगा ताकि उसकी जो मृत्यु का कारण है उनके बारे में स्पष्टता प्राप्त हो सके। देखिए, जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें उसके सारे जो अंग हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उसके जो मृत्यु का जो कारण है वो अभी प्राकृतिक लग रहा है, परंतु जब सैंपल्स का पूरा रिजल्ट आएगा तब उसके बाद उसके बारे में रामनगर में सोमवार को एक अज्ञात वृद्ध महिला द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में विषैले पदार्थ का सेवन करने का मामला प्रकाश में आया है। करीब 70 वर्षीय महिला जंगल में बेहोशी की हालत में मिली है, जिसे पुलिस कर्मियों ने अपने कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया है और अस्पताल भेजने की कार्रवाई की है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर ग्राम टेढ़ा के जंगल में करीब 17 वर्षीय अज्ञात वृद्ध महिला संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में मिली है। सूचना मिलते ही कोतवाली में तैनात कांस्टेबल गगन भंडारी मौके पर पहुंचे और जंगल के अंदर रास्ता दुर्गम होने के कारण कांस्टेबल गगन भंडारी ने मानवता का परिचय देते हुए वृद्ध महिला को करीब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अपने कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया है। इसके बाद महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र शाहकुंड प्रखंड में आपको बता दें कि 15 मई 2026 के बाद पत्रकार के द्वारा सच्चाई के दिखाए गए तो वहां की HM शबनम आरा के द्वारा दूसरे शिक्षक के द्वारा पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज किया गया था और साथ ही ये सही नहीं है। क्या स्कूल में जो धांधली होती है उसकी सच्चाई कौन दिखाएगा? स्कूल के HM शबनम आरा कुछ बच्चों को बोला गया बच्चों का बयान दिया और साथ ही मध्य विद्यालय खुलने में HM शबनम आरा के पति के द्वारा मिड डे मील का राशन 2 बोरी ले जाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा तथा जिसका विरोध करने के लिए ग्रामीण सभी ने स्कूल गेट का घेराव कर लिया और साथ ही घेराव करने के बाद रीड न्यूज के शैलेंद्र कुमार और साथ ही सभी लोग वहां पर मौजूद थे। देखिए ये यहाँ
हम सबको मारा। कौन मारा? एक मिनट। मैम ने हम सबको मारा और कहा क्या जो मीडिया वाला गोश्त पोला देगा खाने के लिए। अच्छा। और वो उसका तुम्हारा बाप है। क्या नाम है तुम्हारा? सदाब। तुम्हारा नाम? सलमा। क्या ड्रेस में काय नहीं छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, अपने पैसे से लेते हैं। तो अभी स्कूल से तुम लोग को भगा दिया है? केला अंडा आने कहता है ना, केला आन के बच्चों लोग के दे देता है और सड़ा हुआ। क्या नाम है बाबू? नेहा। क्या कर रही है यहाँ? मार दिया है और भगा दिए हैं। इसके बाद कौन सा स्कूल में पढ़ती है? स्कूल का नाम बताओ। विद्यालय खुलनी। जोर से बोलो। विद्यालय खुलनी। कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कोरल पार्क स्थित एक हॉस्टल से एसी चोरी की वारदात को महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया एसी बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हॉस्टल में काम करने वाला कर्मचारी ही चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड निकला है। आपको बता दें, बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल कुमार टेलर ने सोमवार शाम जानकारी देते हुए बताया कि 16 मई को फरियादी ऋषि कुमार नीट ने हॉस्पिटल से एसी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारी से पूछताछ की गई और साथ ही जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रोहित कुमार मेहरा और साथ ही अनिल लश्करी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि हॉस्टल में कार्यरत एक कर्मचारी ने ही पूरी चोरी की साजिश रची थी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसवीर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि सरकार अब RGHS को इंश्योरेंस मॉडल पर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में वित्तीय अनियमितता और साथ ही बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार के पास इंश्योरेंस मॉडल अपनाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। और साथ ही चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि पहले RGHS योजना में सरकार को करीब 4000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन RGHS के चिकित्सा विभाग के तहत आने के बाद सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए की बचत की है। उन्होंने कहा कि सरकार का जो पैसा खर्च है वह आम जनता और साथ ही टैक्स पेयर्स का पैसा है, इसलिए उसके सही उपयोग को सुनिश्चित करना जरूरी है। कोटा में दौरे और निरीक्षण पर एडीजी यातायात BL मीणा, लेकिन कोटा में शहर के प्रवेश द्वार का पहला चौराहा ही जाम से हलकान है। आपको बता दें, नयापुरा सर्किल पर शाम होने के साथ ही लग जाता है विकट जाम। यात्रियों को भरने की होड़ में मुख्य बाजार पर बेतरतीब खड़ी हो जाती है प्राइवेट बसें। परिवहन से लेकर यातायात पुलिस तक के कोटे की सबसे बड़ी खासियत समस्या पर मूंदे रखी आंखें। एडीजी के दौरे में कोटा शहर के लोगों को शाम के समय चौराहा खुलने की उम्मीद है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।